हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। वही हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अब भारत की आज़ादी से पहले और उसके बाद में हमने यहाँ तक स्थिति देख ली थी कि मध्य प्रदेश के जो दो भाग हुआ करते थे, एक तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और वहीं दूसरा हुआ करता था सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कौन सा क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था, मतलब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था उस क्षेत्र पर। और ये जो क्षेत्र था सेंट्रल इंडिया एजेंसी, तो इस पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ करता था। दोस्तों यह राजा महाराजाओं और जो रियासतें थी उन क्षेत्रों को सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहा जाता था। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला जो क्षेत्र था, तो उसका गठन किस प्रकार से किया गया, अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को किस प्रकार अपने नियंत्रण में किया और किस प्रकार वहाँ पर अपने एजेंट की नियुक्ति करी, और हमने पिछले वीडियो में देखा था। और वहीं हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, इसका गठन किस प्रकार से करते हैं और क्यों किया गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देती हूँ कि जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है इसका गठन कब किया गया था। 1854 में इसका गठन किया, और 1854 में के बाद से जो परिवर्तन हुआ उसके बाद 1947 के बाद में भारत की आज़ादी होती है, और उसके बाद से इसकी स्थिति ऐसी ही मतलब बनी रहती है। उसके बाद में जो परिवर्तन हुए हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब इसका गठन हुआ था 1854 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। तभी इसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से नहीं जाना जाता था। तब इसे किस नाम से जाना जाता था? इंडिया एजेंसी। ठीक है, जब इसका गठन हुआ दोस्तों तो इसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी नहीं बल्कि इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों जो सेंट्रल नाम था वह बाद में जाकर जुड़ा, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ और जो सेंट्रल है वह कब जुड़ा। ठीक है, तो इसका गठन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया दोस्तों। इस जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी था इसका गठन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। 3 कौन कौन से? एक तो हमारा मालवा, उसके बाद में बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो दोस्तों ये इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। तब इसका जो गठन हुआ था तब इसे इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, मैं आपको मैप द्वारा बना के बताती हूँ। तो दोस्तों ये रहा मालवा वाला क्षेत्र, और यहाँ पर है बुंदेलखंड और जो बघेलखंड। तो जब इसका गठन किया गया तब ये इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। कौन कौन से? मालवा वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा एजेंसी, बुंदेलखंड एजेंसी और एक बघेलखंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जो इसका गठन हुआ तो इसे कौन कौन से इसे इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? पहला तो मालवा, एजेंसी, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है दोस्तों, इसका गठन हुआ तब इसे इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इंडिया हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन होता है। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन कब हुआ? 1854 में। और जब इसका गठन हुआ तो कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर किया गया?
मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर किया गया इसका गठन, ठीक है। और तब इसे किस नाम से जाना जाता था? इंडिया एजेंसी। और इंडिया एजेंसी, और दोस्तों एक बात और मैं बोल दूं कि जब इंडिया एजेंसी का गठन हुआ, इसमें एक और एजेंसी जोड़ी गई थी, ये यहाँ पर है ग्वालियर एजेंसी, ठीक है। तो ग्वालियर एजेंसी के को इसमें शामिल करने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्या नाम पड़ता है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि किस प्रकार से देखो मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड शामिल थे, तब इसे इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और जब इंडिया एजेंसी, इन तीनों क्षेत्रों को इंडिया एजेंसी के नाम से बोलते थे, और जब इंडिया एजेंसी में ग्वालियर एजेंसी को शामिल किया, तब इसे किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि पहले से किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से नहीं, बल्कि इंडिया एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और ग्वालियर एजेंसी के शामिल होने के बाद इसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से जाना गया। और इसका क्षेत्र कितना हो गया था? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और जो ग्वालियर वाला, तो मतलब इतना कवर कर लिया था इन्होंने, ठीक है। इस क्षेत्र को मिला, इन क्षेत्रों को मिलाकर इन्होंने क्या करा था? सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किया दोस्तों। उसके बाद अब ये राजा महाराजाओं के जो क्षेत्र हुआ करते थे, तो यहाँ पर यह क्या करते थे? अप्रत्यक्ष शासन करते थे। तो मतलब अब देख रहे हो कि किस प्रकार से इन्होंने जो राजा राजवाड़ा हुआ करते थे, इन पर भी अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किया। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर 2 रेजिडेंट नियुक्त किए, अपने प्रतिनिधि, जिन्हें उस समय रेजिडेंट के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, जो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया एजेंसी में अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों को किन नामों से जाना जाता था? तो आप बताओगे रेजिडेंट, ठीक है। तो 2 रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे। दो रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे, कहाँ कहाँ पर? एक ग्वालियर और एक इंदौर। और दोस्तों एक और बात मैं बता देती हूँ कि यह रेजिडेंट के अलावा भी इन्होंने एक एजेंट की नियुक्ति की थी यहाँ पर। और कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था, इन्होंने उसे गवर्नर क्षेत्र घोषित किया। और जो यहाँ पर एजेंट नियुक्त किया जाता था ना, वह उस गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, मतलब कि उनसे भी ऊपर का हुआ करता था, ठीक है, अधिकार के क्षेत्र में। और मतलब वह उस गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो इंडिया एजेंसी थी, इसमें ग्वालियर एजेंसी के मिलने पर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का नाम पड़ा। और थोड़े समय बाद 1911 में यह जो ग्वालियर एजेंसी है, वह सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग भी हो जाता है, ठीक है। 1911 में जो ग्वालियर एजेंसी है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी से पृथक हो जाता है। और एक और मैं फैक्ट बता देती हूँ कि जब तक यह पृथक नहीं हुआ था, तब 1911 में जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी था, इसमें कितनी रियासतें हुआ करती थी? दोस्तों प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए 1911 में, हाँ 1911 में जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी हुआ करता था, तो इसमें कितनी रियासतें शामिल थी? तो इसमें कितनी रियासतें शामिल थी? 130 रियासतें शामिल थी, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी था, इसमें 1911 में जो ग्वालियर एजेंसी था, वह सेंट्रल इंडिया एजेंसी से पृथक भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर हमारा देश आज़ाद होता है
1947 की बात है कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है दोस्तों। और आज़ाद होने के बाद यहाँ की जो रियासतें, देखो जो अंग्रेज़ों का जो प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था जिन क्षेत्रों पर, वह तो तुरंत ही भारत संघ में मिल जाते हैं। बाकी जो रियासतें थी तो वह रियासतें बहुत सारी, अधिकांश रियासतों का विलय तो भारत में हो गया था, परंतु कुछ क्योंकि इनके सामने विकल्प रखा गया था कि आप है ना, मतलब इन रियासतों को बोला गया था कि आप या तो भारत में भी शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में, और या चाहे तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो दोस्तों अधिकांश रियासतों ने भारत में विलय कर दिया, परंतु कुछ रियासतें थी जैसे कि जूनागढ़ हुई और हैदराबाद और कश्मीर वाला क्षेत्र, और हमारे मध्य प्रदेश की जो भोपाल राज्य था, मतलब भोपाल स्टेट था, तो यह भी, मतलब इनके जो शासक थे यह भारत में विलय होना नहीं चाहते थे। क्योंकि यह स्वतंत्र राज्य चाहते थे, तो स्वतंत्र राज्य चाहते थे। तो जो हमारे लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने इन सारी रियासतों को भारत संघ में मिलाया। क्योंकि देखो दोस्तों, अंग्रेज तो क्या चाहते थे कि हमारा भारत कितने हजार टुकड़ों में बढ़ जाए, परंतु ऐसा नहीं होता देखना चाहते थे। कौन? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्यों? क्योंकि देखो जब कितनी 130 रियासतें तभी हुआ करती थी, तो बताओ इतनी सारी रियासतें अगर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करती तो आज हमारा भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ होता। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि उस समय ना, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब बहुत ही कठिनाई भरा समय था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और इन रियासतों को किस प्रकार से विलय किया गया दोस्तों, जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोह पुरुष कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जैसे कि भोपाल भोपाल स्टेट था, तो वहाँ मुसलमान शासक था जिसका नाम नवाब हमीदुल्ला था, परंतु यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या थी तो वह हिंदू हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या करा, जो हिंदू जो यहाँ का शासक था वह चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, परंतु यहाँ की अधिकांश जनसंख्या क्या थी, हिंदू थी। तो उन्होंने क्या करा कि जनमत संग्रह बनाई, और उनके दबाव के कारण ही यहाँ का शासक दबा, और इसने जो भोपाल स्टेट को भारतीय संघ में शामिल किया। तो दोस्तों हमने कहा 1947 तक की स्थिति देखी कि किस प्रकार हमारा भारत आज़ाद होता है, किस प्रकार इन रियासतों को भारत में मिलाया जाता है। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि 1947 से लेकर 1956 तक की मध्य प्रदेश पुनर्गठन में क्या स्थिति रही। इसके अगले वीडियो में हम वो सभी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।